मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के अंदर हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है। उस मॉक टेस्ट सीरीज का ये लगभग 23वां अध्याय आज हम लोग करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे द्वारा लगभग 20 क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और वो सभी बच्चे जो चैनल के साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी बच्चों को करना क्या है, सबसे पहले लाइव चैट बॉक्स में जाना है और जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। मैं सभी बच्चों की जानकारी के लिए बता देता हूं, बहुत जल्द ही हम इस टेस्ट सीरीज को ख़त्म करने वाले हैं और आई थिंक हम लोग 25 तारीख के समथिंग आकर एक नई टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो कि किसके ऊपर होगी, बायोलॉजी के ऊपर होगी, चैप्टर वाइज होगी, काफ़ी डीपली होगी। क्वेश्चन की संख्या प्रत्येक टेस्ट के अंदर नियर अबाउट आपकी 30 रहेगी। तो सभी बच्चे चैनल के साथ लाइव बने रहिएगा, प्रति रात 9 बजे लाइव जरूर आइएगा। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन बच्चों आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। यदि आप किसी छोटी क्लास के बच्चों को ईवीएस के बारे में टीचिंग करते हो तो उन बच्चों के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी रहेगी। एक आपको दिया गया आगमन विधि, एक आपको दिया गया मनोरंजन एवं खेल विधि, एक आपको दिया गया रटने का तरीका, एक आपको दिया गया निगमन। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आप अपने आंसर लाइव चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक बच्चे को नियर अबाउट 4 सेकंड का समय दिया गया है। उन 4 सेकंड के अंदर ही सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। छोटी कक्षाओं में यदि आप पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते हो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका तरीका क्या होना चाहिए जिससे बच्चों की जो रुचि है उसमें बनी रहे। चलिए तेजी के साथ सबमिट कराइएगा। चलिए बच्चों, पहला देखते हैं हम यहाँ पर। पहला आगमन आपका गलत है, सी रटने का तरीका भी आपका गलत है, डी निगमन भी गलत है। छोटे बच्चों को हमेशा मनोरंजन और खेल संबंधी विधियों का उपयोग करते हुए सदैव पढ़ाना चाहिए, उसी से बच्चे की उस विषय के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। रबी की फसल का समय क्या होता है। रबी की फसल के बच्चों क्या समय होता है। 4 विकल्प आपके पास है। ए में बताया गया अक्टूबर से फरवरी के मध्य, एक बताया गया जुलाई से अक्टूबर के मध्य, एक आपको बताया गया मार्च से जून के मध्य और एक बच्चों आपको बताया गया 12 महीने। रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को बताना है। आपके पास बच्चों 4 सेकंड है, उन्हीं 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। रबी की फसल का जो समय है वो क्या होता है। चलिए तेजी के साथ सभी को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बच्चों आपका डी भी गलत है, यहाँ पर सी भी गलत है, बी भी गलत है। ए आपका काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रबी की फसल कब बोई जाती है, सर्दी के शुरुआती चरण में बोई जाती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और इस फसल को जब हम काटते हैं तो इसको हम मार्च और अप्रैल में काटते हैं, जैसे गेहूं की फसल। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है। इसका जो स्टैंडर्ड मंथ होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है और काटने का जो स्टैंडर्ड मंथ होता है बच्चों वो आपका होता है मार्च अप्रैल, जैसे गेहूँ की फसल। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर फरवरी दिया गया है तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है कि यही ऑप्शन आपका सही रहा होगा, लेकिन रियलिटी आपकी क्या है, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च और अप्रैल में हम उसको काट लेते हैं। सर्दी के शुरुआत में बोते हैं, गर्मी के शुरुआत में काट लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गोबर पर लगने वाले जो छत्रक होते हैं वो किस प्रकार के पादप होते हैं। गोबर के ऊपर एक सफ़ेद कलर की छतरी सी आ जाती है, उसको यहाँ पर छत्रक कहा गया है। तो वो किस प्रकार के पादप होते हैं। मृतजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, सहजीवी होते हैं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। गोबर पर लगने वाले जो छत्रक होते हैं बच्चों वो किस प्रकार के होते हैं। मृतजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, कीटभक्षी होते हैं, एक डी आपको दिया गया है सहजीवी होते हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। यहाँ पर सही विकल्प देखिएगा सभी बच्चे। आपका डी यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी गलत है, स्वपोषी भी आपका गलत है। यहाँ पर मृतजीवी होते हैं क्योंकि
वो बरसात के मौसम में ही उगते हैं, और जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं उन्हीं के ऊपर वे पौधा जो है सफ़ेद से कलर के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं, कुछ मशरूम की खेतियाँ भी होती हैं, तो ये सदैव मृत जीवी कैटेगरी में रखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? हमारे इंडिया के अंदर यदि संसद को भंग करना हो तो ये अथॉरिटी किसके पास होती है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, बिना किसी विलंब के सभी बच्चों को अपने राइट आंसर सबमिट कराने हैं। पहला विकल्प है आपके पास बच्चों, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। एक अगला विकल्प आपको दिया गया है, देखिए पहले विकल्प की बात करते हैं बच्चों। पहला विकल्प आपको दिया गया राष्ट्रपति। एक आपको दिया गया विपक्ष के नेता की सहमति से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। एक सी आपको दिया गया संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव के द्वारा। एक आपको डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। संसद को भंग करने का, देखिएगा बच्चों, संसद तो भंग नहीं होती है, लेकिन लोकसभा भंग हो सकती है, क्योंकि जो राज्यसभा है वो आपका उच्च सदन है, एक स्थायी सदन है, उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहाँ पर ये मान सकते हैं संसद भंग होने से आशय लोकसभा के भंग होने से है। लोकसभा को भंग करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा बच्चों। डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी बच्चों आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, ए सही है। संसद को भंग करने का अधिकार सदैव भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, और राष्ट्रपति इस कंडीशन को कब संसद पर इम्प्लीमेंट करता है? जब प्रधानमंत्री उसको परामर्श देता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए बच्चों, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सभी बच्चे डिस्प्ले के ऊपर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? एक आपको दिया गया बच्चों मैना, एक आपको दिया गया उल्लू, एक आपको दिया गया कौवा, और एक आपको दिया गया कोयल। ये भी 2 क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल आपको ये बताना है कि ऐसा जीव कौन सा है जो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की साइड घुमा सकता है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक निश्चित समय बच्चों दिया जाएगा, वो होगा आपका 4 सेकंड। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सही विकल्प की। तो ए विकल्प आपका मैना यहाँ पर बच्चों गलत है, एक डी कोयल भी गलत है, एक सी कौवा भी आपका गलत है। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक मूव कर सकता है। सबसे ज़्यादा मूव करने वाला गर्दन को जो पक्षी है वो आपका कौन सा है? उल्लू है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तरुण भारत संघ के डायरेक्टर हैं, उसको चलाने वाले हैं राजेंद्र सिंह। उनको किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एक आपको दिया गया बच्चों जल संरक्षण, एक आपको दिया गया सामुदायिक वानिकी, एक वनों के संरक्षण, एक बच्चों डी आपको दिया गया सौर ऊर्जा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। डी आपका यहाँ पर बच्चों गलत है, सी भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किसके लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल संरक्षण। और ये विशेष रूप से जो झील आपकी सूख गई हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान राजेंद्र सिंह के द्वारा चलाया गया था। और ये कौन से संघ से रिलेटेड है? तरुण भारत संघ से रिलेटेड है। यही सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। तरुण भारत संघ का संबंध झीलों के पुनरुद्धार से है। साथ ही साथ इसके एक मेंबर हैं, इसको चलाने वाले डायरेक्टर हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह। इनको किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल संरक्षण के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। कुछ जानवर रात को जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वो रंग आपका कौन सा है? एक है बैंगनी और नीला, एक दिया गया हरा और पीला, एक सी आपको दिया गया काला और सफ़ेद, एक डी आपको दिया गया लाल और संतरी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कुछ जानवर जो रात्रि में जागते हैं, ये जानवर प्रत्येक
वस्तु को जिस रंग में देखते हैं वो रंग आपको बताना है बच्चों। कॉम्बिनेशन दिया गया है यहाँ पर बैंगनी और नीला, एक आपको दिया गया हरा और पीला, एक बच्चों सी यहाँ पर मौजूद है काला और सफ़ेद, एक डी यहाँ पर मौजूद है लाल और संतरी। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प के बारे में। तो ए बच्चों आपका यहाँ पर क्या है, गलत है। एक बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। रात्रि में जो पशु किसी वस्तु को देख सकते हैं तो वो वस्तु आपको उन जीवों को केवल दो ही कलर में दिखाई देगी, एक काले और सफ़ेद में। जिन जीवों के पास एक मतलब क्या कहूँ मैं आपको, रात्रि में देखने की कैपेबिलिटी होती है लेकिन वो रंगों की पहचान नहीं कर सकते, उन्हें समस्त वस्तु काले और सफ़ेद रंग के रूप में ही दिखती है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली उपस्थित पाई जाती है। एक आपको बताया गया यूकैरियोटिक्स में, एक प्रोकैरियोटिक्स में, एक जीवाणु में, एक आपको दिया गया बच्चों माइकोप्लाज्मा में। चलिए तेजी के साथ जो है सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। केंद्रक झिल्ली किस में उपस्थित पाई जाती है? तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ठीक नहीं बनाया गया है, फिर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो केंद्रक झिल्ली है बच्चों उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, दूसरा नाम इसका क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। उसी के आधार पर आपको आंसर सबमिट करा देना है बच्चों। यहाँ पर देखिएगा ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है और डी भी यहाँ आपका क्या हो जाता है बच्चों, गलत हो जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है और जो यूकैरियोटिक सेल्स आपकी होती है बच्चों इनके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक में, जिसकी सहायता से प्रोकैरियोटिक्स जो सेल हैं वो श्वसन करती हैं। वहीं यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो किससे श्वसन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करती है। इसलिए यहाँ पर आपका जो है बी पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। जो पर्यावरण शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या होता है? एक आपको दिया गया पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, एक है पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, एक है पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग करना, एक बच्चों डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको अपनी जर्नल इंटेलिजेंसी को इस्तेमाल करते हुए ही इस क्वेश्चन का आंसर तेजी के साथ देना है। बताइएगा सभी बच्चे, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, सी विकल्प भी देखिएगा सभी बच्चे, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, एक डी आपको दिया गया इनमें से कोई नहीं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, एक बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। पर्यावरण शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण से है, यानी कि ए आपका यहाँ पर क्या है, पूर्ण रूप से बच्चों एक सही विकल्प है। चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये देखिएगा बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक 19 तक जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ये पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठन है, उनके स्थापना सन के रूप में आपसे पूछे जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा खास होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ पर्यावरण से रिलेटेड संगठन हैं, उन संगठनों की जो स्थापना है वो आपसे बहुत बार पेपर में पूछी जाएगी। उन सभी को हमारे द्वारा आने वाले 8 से 10 क्वेश्चन में इंक्लूड किया गया है। इन सबको आपको ध्यान से पढ़ना भी है और आंसर भी देना है। चलिए, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको हम क्या बोलते हैं IPCC का जो गठन है वो कब किया गया था बच्चों? एक विकल्प 1980 है, एक 82 है, एक आपका 88 है, एक आपको डी दिया गया 1990। चलिए अरे भाई तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन किया गया था बच्चों, वो आपका कब किया गया था? 4 सन मौजूद है, 80, 82, 88 और एक डी आपको दिया गया 1990। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा।
चलिए चलिए भाई, अरे सबको आंसर सबमिट कराने हैं बच्चों। यहाँ पर ए विकल्प आपका पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। अगर हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPPC का जो गठन है बच्चों, वो कब किया गया था? 1988 में किया गया था। यही चीज़ आप लोगों को याद रख लेनी है। इन फ्यूचरली किसी भी परीक्षा में ये जो क्वेश्चन अब आपके आएंगे 8-10 क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम, जिसको हम UNEP यानी कि यूनेप के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये तो बहुत ज़्यादा खास है आपका, ठीक है भाई। एक है 1948, एक आपका 1972 है बच्चों, एक 1975, एक आपका दिया गया है 1980। यूनेप की स्थापना कब की गई थी? चलिए चलिए, यूनेप की स्थापना कब की गई थी? तेजी के साथ बताइएगा बच्चों। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम है, इसकी स्थापना बच्चों कब की गई थी? UN का ही एक उपक्रम है, नैरोबी कीनिया के अंदर ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ें बच्चों। ए आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी बच्चों? 1972 में की गई थी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का जो मुख्यालय है, ये आपका कहाँ पर लगता है? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर थोड़ा सा गलत बताया गया है। वो वन्यजीव कोष का मुख्यालय आपका नैरोबी कीनिया में है, न कि जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल का। अभी हम बात कर लेते हैं, देखिएगा 11वें क्वेश्चन की, ये बच्चों आपका अलग है और 12 आपका अलग है, कोई दिक्कत नहीं, सही बताया गया, ठीक है। जो वन्यजीव का हमारा मुख्यालय है वन्यजीव संरक्षण का, वो आपका नैरोबी कीनिया में है। 12 क्वेश्चन बिल्कुल आपका गलत है, अलग है बिल्कुल, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर देखिएगा, दोबारा से देखिएगा सभी बच्चे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का जो मुख्यालय, ये आपका कहाँ पर लगता है? एक आपको दिया गया है नैरोबी कीनिया, एक आपको दिया गया है जेनेवा स्विट्जरलैंड, एक दिया गया है ग्लैंड स्विट्जरलैंड, एक आपको दिया है कैलिफोर्निया अमेरिका। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आपको IPCC का मुख्यालय बताना है, इसका सन आप लोग पहले ही बता चुके हो, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है? फिलहाल आपको यहाँ पर मुख्यालय सबमिट कराना है। चलिए 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए। डी बच्चों यहाँ पर आपका गलत है, और साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, ए भी गलत है। IPCC का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लगता है, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय आपका नैरोबी कीनिया में है, लेकिन फिलहाल आपको मुख्यालय नहीं बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है? सन बताना है। 1945, एक 1961 है, एक 1965, एक 1971, बस यही ध्यान रखना है। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है, और इसकी स्थापना के लिए बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं। एक सही विकल्प का आप लोगों को चयन कर लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही आंसर की। ए आपका यहाँ पर गलत है, सी भी आपका गलत है बच्चों, और डी भी आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना है बच्चों, ये 1961 में की गई थी नैरोबी कीनिया में। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सभी बच्चे। वैश्विक यानी कि ग्लोबल फुटप्रिंट्स नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? एक आपके पास है 1998 बच्चों, एक आपके पास है 2000, एक है 2003, और एक आपके पास है बच्चों 2002। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? 1998, 2000, 2003, 2004। चलिए चलिए, तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा सभी बच्चे। 3 से 4 सेकंड का ही हम लोगों को समय लेना है, उसी निश्चित समय के अंदर हम लोगों को आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। काफ़ी टाइम आपको मिल चुका है। ए आपका बच्चों यहाँ पर गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। 2003 के अंदर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अर्थ आवर की शुरुआत किस दिन हुई थी? अर्थ आवर की शुरुआत बच्चों कौन से दिन हुई थी? एक 2000 है, एक 2007 है, एक 2010 है,
एक आपका दिया गया है डी 2011। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। अर्थ आवर की शुरुआत किस दिन की गई थी? 2000, 2007, 2010, एक आपको दिया गया है डी 2011। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। अर्थ आवर की शुरुआत कब से की गई है? ए विकल्प बच्चों आपका यहाँ पर क्या है? गलत है। 4 सेकंड का समय आपको दिया गया था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप तेजी के साथ आंसर को देखिएगा ध्यान से। सी 2010 भी आपका गलत है, डी 2011 भी आपका गलत है। अर्थ आवर की शुरुआत बच्चों कब की गई थी? 2007 में। चलिए बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 की। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी बच्चों? एक विकल्प है आपके पास 1960, एक 1965, एक 1970, एक आपका 1972। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो अपने आंसर सबमिट नहीं कराएगा। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कौन से सन से की गई है? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएं सभी बच्चे। बच्चों ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। 22 अप्रैल 1970 को पहली बार विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। यहाँ पर केवल आपको सन बताना है, तब आपको बता देना 1970। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विश्व प्राकृतिक संगठन वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 2000, 2010, 2012, एक 2014। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए भाई, अरे कोई क्वेश्चन हमारा छोटा तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, चलिए ठीक है, बिल्कुल। चलिए हम बढ़ते रहेंगे आगे। इसमें देखिएगा WNO की स्थापना कब की गई थी? विश्व प्राकृतिक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 4 विकल्प आपके पास हैं, तेजी के साथ सिलेक्शन कीजिएगा। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराने हैं। तो बच्चों ए विकल्प आपका यहाँ पर गलत है, एक बी भी आपका यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। विश्व प्राकृतिक जो संगठन है, जिसको हम UNO बोलते हैं शॉर्ट में, इसकी स्थापना बच्चों कब की गई थी? 2014 में। सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की। आई थिंक 18 क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ चुका है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, वैश्विक जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में GEF नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? एक है विकल्प 1990, एक है 1991, एक 1992 है, एक डी बच्चों आपको दिया गया 1995। वैश्विक पर्यावरण सुविधा नामक संस्था की स्थापना वर्ल्ड लेवल पर कब की गई थी? 4 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, एक सही विकल्प का आप लोगों को यहाँ पर चयन करना है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे सभी बच्चे। जीफ की स्थापना कब की गई थी? चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। ए आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। वैश्विक ग्लोबल पर्यावरण सुविधा नामक जो संस्था है, इसकी शुरुआत सन 1992 में की गई थी। यही आप लोगों को ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। वैश्विक हरित, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। वैश्विक हरित विकास संस्थान, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, की स्थापना आपकी कब की गई थी? आपके पास बच्चों विकल्प मौजूद हैं, एक है 2000, एक है 2010, एक 2012 है, एक आपके पास डी 2014 है। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराने हैं। GGI की स्थापना कब की गई थी? 4 विकल्प हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो अपने आंसर सबमिट ना कराए। सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। GGI की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो राइट विकल्प की बात कर लेते हैं। ए आपका यहाँ पर गलत है, एक सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। 2010 इसका क्या है यहाँ पर? बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की।
नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। एक ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करने में सक्षम होता है। एक है आपके पास मैना, एक आपके पास विकल्प है उल्लू, एक है कौवा, एक दिया गया बसंत गोरी। चलिए 4 पक्षियों के नाम आपको दिए गए हैं, लेकिन हम लोगों को एक ऐसे पक्षी का नाम बताना है जो झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है। मैना, उल्लू, कौवा और बसंत गोरी। अरे भाई चलिएगा, सभी बच्चे ईमानदारी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इस क्लास को ऑफ करने वाले हैं। ऐसे बालक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली रात्रि 9 बजे लाइव अवश्य आएंगे। चलिए बात करते हैं सही आंसर की यहाँ पर हम। तो बच्चों डी आपका यहाँ पर गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। झटके के साथ गर्दन को आगे पीछे करने वाले पक्षी का नाम होता है मैना, यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पर क्या है बच्चों, सही है। चलिए बच्चों आज की क्लास आपकी ख़त्म हो चुकी है और मैं इस चीज़ को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 25 मई से हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, बायोलॉजी, जो कि चैप्टर वाइज होगी, काफ़ी डीपली होगी। तो सभी बच्चे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को हमारी तरफ से शुभ रात्रि।